डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अटैचमेंट एंड फोरफीचर के संबंध में कब कोर्ट आदेश दे सकती है, और 116 बात कर रही है कि जब कोर्ट अगर अटैचमेंट और फोरफीचर किसी प्रॉपर्टी के संबंध में आदेश दे रही है तो उस आदेश को अनुपालन में कौन सी प्रक्रिया को अडॉप्ट की जाएगी, इसके संबंध में सेक्शन 160 जो है बताता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. And if you see the heading of this section, that is talking about the identifying unlawfully acquired property. यानी unlawful acquired property को identify करना, that is very important under this 116. 116 subclause 1 talks the court shall under section 8 or in receipt of a letter of request under subsection 3 of the 115. यानी धारा 115 क्लॉज 1 और धारा 115 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कोई कोर्ट को मिलता है, डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक से बिलो का नहीं होगा, टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप, ये कहकर पुलिस को कोर्ट ये कहेगी कि आप जो है वो अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो है ट्रेसिंग और आइडेंटिफाई करिए. यानी इस संबंध में किसी पुलिस अधिकारी को जो है वो कोर्ट जो है वो नियुक्त करेगी, और उसका काम ये होगा कि जो सारे उस प्रॉपर्टी के संबंध में जो अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको ट्रेस करने के संबंध में और उसको आइडेंटिफाई करने के संबंध में ऑल नेसेसरी स्टेप जो है वो लेगा. ये सेक्शन 116 का सब क्लॉज 1 बताता है. 116 का सब क्लॉज 2 ये बताता है द स्टेप रेफर अंडर सबसेक्शन 1 में इंक्लूड एनी इंक्वायरी, जब अगर 116 के अंतर्गत अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो उस स्टेप में कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में कोई इंक्वायरी कर सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सर्वे कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर रिलेवेंट मैटर्स. यानी कि अगर आप अगर आप सेक्शन 1 और 2 को डिटेल में देखेंगे तो ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 115 और सेक्शन 115 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है या कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से भारत सरकार को मिली है, तो ऐसी स्थिति में कि किसी प्रॉपर्टी का फोरफीचर या अटैचमेंट किया जाना है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलने के पश्चात कोर्ट जो है किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, और ये पुलिस ऑफिसर जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का नीचे का नहीं होगा, और ये पुलिस ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को ट्रेस या ट्रैक करने के लिए जो है वो सारे नेसेसरी स्टेप जो है वो लेगा. सेक्शन 1 कहता है. सेक्शन 1 ये बात कही गई है कि अगर सब सेक्शन 1 के अंतर्गत कोई पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया गया है किसी इंक्वायरी को करने के लिए, उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए, एक वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग जोड़ा गया है, दैट इज कॉल्ड सर्वे. अब तक बात हो रही थी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की, अब यहाँ पर सर्वे को एक नया शब्द जोड़ा गया है को करने के लिए. यानी कोई किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर सर्वे कर सकता है किसी स्थान का, तो या किसी स्थान का हो सकता है प्रॉपर्टी, किसी पर्सन का या किसी प्रॉपर्टी का जो कि किसी रिजल्ट है किसी डॉक्यूमेंट का या बात की ऐसा जो सर्वे किया जाएगा वो रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट सर्वे किया सकता है या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किया सकता है, या प्लेस या प्रॉपर्टी, एसेट, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक ट्रांजेक्शन. इन सारे का जो है वो सर्वे पुलिस ऑफिसर जो है वो सारा इन्वेस्टिगेशन इस संबंध में कर सकता है. सेक्शन 116 का सब क्लॉज 3 कहता है एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी का इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे किया गया है, शैल बी कैरिड आउट बाय an officer mentioned under subsection 1 in accordance with such direction issued by the said court in their behalf. जब भी कोर्ट के द्वारा अपॉइंट कोई पुलिस ऑफिसर
सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या सर्वे करता है किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट या पर्सन या एसेट या डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो कोर्ट के द्वारा जो भी डायरेक्शन इशू किया गया है उस डायरेक्शन को वो जो है पुलिस अधिकारी वो पालन करेगा। ये धारा 116 में बताई गई है। अब आइए धारा 117 टॉक्स अबाउट द सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कैसे सीजर और अटैचमेंट किया जाएगा, जब्तीकरण या फिर कुर्की कैसे की जाएगी, ये संबंध में धारा 117 बात करता है। धारा 117 के अनुसार वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 16, यानी सबसेक्शन 16 के अंतर्गत अगर कोई भी कोर्ट जो है वो अनलॉफुल एक्वायर प्रॉपर्टी के संबंध में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे कर रहा है अंडर सबसेक्शन 16 के अंतर्गत, हैज ए रीजन टू बिलीव, उसे विश्वास करने का पर्याप्त कारण है दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच, वो प्रॉपर्टी जिसके संबंध में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जा रहा है वो इज लाइकली टू बी कंसील, वो प्रॉपर्टी छिपाई जा रही है या फिर ट्रांसफर की जा रही है, और डेट विद एनी सच मैनर, या उस प्रॉपर्टी का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है विच विल रिजल्ट इन डिस्पोज ऑफ, जैसे कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा पुलिस अधिकारी जो है ही मे मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी, ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट, जो पुलिस अधिकारी जो है कोर्ट से जो है उस प्रॉपर्टी के सीजर के संबंध में ऑर्डर देने के लिए कर सकता है। एंड वेयर इट इज नॉट बीन प्रैक्टिकेबल टू सीज सच प्रॉपर्टी, और ऐसी स्थिति में अगर प्रॉपर्टी जो है का नेचर ऐसा है जिसको कि सीज नहीं किया जा सकता है, ही मे मेक एन ऑर्डर, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर दे सकता है। आप अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर, और उस ऑर्डर में कह सकता है कि उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा या फिर अदरवाइज डेट विद, या उस प्रॉपर्टी का किसी भी तरह से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर से बगैर प्रायर परमिशन लिए ऐसी प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजेक्शन या जो है ट्रांसफर नहीं किया जाता है। मेकिंग सच ऑर्डर एंड ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व ऑन द पर्सन कंसर्न्ड, और इस आदेश की कॉपी जो है, जो पुलिस अधिकारी आदेश देगा कि उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से कोई और संव्यवहार नहीं किया जाता है, इस ऑर्डर की कॉपी जो है वो कंसर्न व्यक्ति को देगा। तो यहाँ पर बात किया गया है, अगर आप देखें तो 117 सब क्लॉज 1 कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी 116 के अंतर्गत कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति जिसके लिए वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस संपत्ति को या तो छिपाया जाएगा या फिर उसे किसी और तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी आदेश दे सकता है कि उस प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर दे सकता है या उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी वो चाहे तो कर सकता है। ये भाग धारा 117 में बताई गई है। साथ ही साथ पुलिस अधिकारी यह भी आदेश दे सकता है कि उस प्रॉपर्टी का आगे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी संव्यवहार नहीं किया जब तक कि पुलिस अधिकारी से इसके प्रायर परमिशन नहीं ली जाती है। 117 का क्लॉज 2 ये कहता है एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कंफर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 13 days बाय इट्स बीइंग मेड। जब भी पुलिस अधिकारी कोई ऑर्डर देती है इस संबंध में सेक्शन 117 के सब क्लॉज 1 के तहत कि कोई प्रॉपर्टी का कोई किसी भी प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा या उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, ये ऑर्डर अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को रिसीव कराती है तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कि 30 दिनों के भीतर जो है इस ऑर्डर का कंफर्मेशन जो है वो कोर्ट के द्वारा जरूर करा लिया जाना चाहिए पुलिस अधिकारी के द्वारा। यानी पुलिस अधिकारी को कोर्ट में ये बता देना होगा कि वो इस तरह का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर को कंफर्म जो है कोर्ट कर देगी सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात। तो ये ऑर्डर का कंफर्मेशन जो है वो पुलिस अधिकारी को 30 दिनों के भीतर जो है कराने देना होगा। ये धारा 117 का क्लॉज 2 ये कहता है। अब 118 सेक्शन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। इस संहिता इस अध्याय के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट या सीज की जा रही है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये धारा 118 में सीज तो कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसके संबंध में धारा 118 बताई गई है। द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर अब डीएम को लाया गया है, यानी कोर्ट में अपॉइंट यानी कोर्ट किसी डीएम को ये अपॉइंट कर सकती है ऑफ द एरिया
उस एरिया के डीएम को वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड की गई है और उसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट या सीजर किया गया है, उस एरिया के डीएम को कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है। और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट, या फिर डीएम के निर्देशों के द्वारा कोई और व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है, डीएम अपॉइंट कर सकता है, जिसको कि कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उस प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करे। यानी कि धारा 118 एक बहुत कॉमन सी बात बताती है कि जिस प्रॉपर्टी का सीजर या अटैचमेंट उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत किया जा चुका है, लॉफुली उसका अटैचमेंट और सीजर किया जा चुका है, ऐसे स्थिति में अटैचमेंट और सीजर करने के पश्चात उस प्रॉपर्टी को जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां के डीएम को या डीएम के निर्देशों, डीएम ने किसी और व्यक्ति को अपने न करके किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट किया है तो कोर्ट उस व्यक्ति को जो है उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। 118 का सब क्लॉज 2 कहा गया है द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिसीव्ड एंड मैनेज द प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, डीएम खुद है या उसके बिहार पर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में वो तुरंत उस सीज प्रॉपर्टी का, अटैचमेंट प्रॉपर्टी का वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेगा। एंड ऑर्डर एंड इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117 और 120 इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्पष्ट यहाँ पर बात की गई है। सबसेक्शन 2 में बताया गया कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर किसी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन डीएम को दिया गया है या फिर डीएम के द्वारा नॉमिनेट किसी और व्यक्ति को कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी के रिसीव होने पर उस प्रॉपर्टी का वो मैनेज करेगा, ऐसा डीएम या ऐसे उस व्यक्ति को डीएम के द्वारा अपॉइंट कोई और व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति धारा 117 और सेंट्रल गवर्नमेंट के और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्देश होगा उस निर्देशों के अनुसार ही उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगा। सेक्शन 3 में बताया गया द एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक सच मेजर, जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है वो जो है शैल टेक सच मेजर, वो आवश्यक कदम उठा सकता है एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जो ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करे टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को ये आदेश दिया है कि उस प्रॉपर्टी का वो डिस्पोज ऑफ कर दे जिस प्रॉपर्टी का वो मैनेज कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा अनुसार जो है वो उस प्रॉपर्टी का जो है डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ये ऐसा धारा 118 का सब क्लॉज 3 ये कहता है। अब ये धारा 119 टॉक्स अबाउट द नोटिस ऑफ फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में नोटिस दिया जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एज द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्वे, यानी कि 116 में जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे किया जा रहा है, द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कोर्ट को ये आवश्यक विश्वास करने का आवश्यक रीजन है दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि जिस प्रॉपर्टी का सीजर और अटैचमेंट किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी जो है वो सारी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का कुछ भाग जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम्स से रिलेटेड है। प्रोसीड ऑफ क्राइम का जो हम लोगों ने धारा 111 में उसकी डिफिनेशन देखी थी, जिसमें कहा गया था प्रोसीड ऑफ क्राइम वो प्रॉपर्टी मानी जाती है जो कि किसी क्राइम में या तो इस्तेमाल की गई है, उसका उस क्राइम में उसका कोई यूज हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत अगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है तो इट में सर्व अ नोटिस, तो वो व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी पाई जाती है अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी, उसे एक नोटिस दिया जाएगा। सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज स्पेसिफाइड इन द नोटिस, 30 दिन के भीतर नोटिस में उसको जवाब देना होगा। ये नोटिस जो है वो कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को रिसीव करा देगी। यानी कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे जिस प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, अगर कोर्ट को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो 30 दिनों के भीतर की नोटिस देगी कि 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति से कहेगी टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, उस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम बताए, अर्निंग बताए या एसेट्स बताए, आउट ऑफ विच और
बाई मीन्स ऑफ विच ही हैज एक्वायर, और किस माध्यम से उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, द एविडेंस ऑन विच रिलाइज, और उस प्रॉपर्टी का पर्याप्त एविडेंस दे, यानी कि कोर्ट उसे उस प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स जो है वो मांगेगी और उस 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को वो डिटेल्स कोर्ट में बताना होगा। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर एंड सो कॉज वाई, और साथ ही साथ उस नोटिस में ये भी किया जाएगा कि क्यों नहीं सो कॉज ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई भाग, एज द केस में भी, शुड नॉट बी डिक्लेयर टू प्रोसीड द क्राइम, कि वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर दे कोर्ट की ये प्रॉपर्टी क्राइम में शामिल हुई है या उस प्रॉपर्टी का क्राइम में कोई इस्तेमाल किया गया है, एंड फोरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्यों ना फोरफिटेड किया जाए। यानी कि अगर आप पूरा देखें तो धारा 119 में फोरफीचर करने से पहले, किसी भी प्रॉपर्टी को फोरफीचर करने से पहले कोर्ट जो है जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको ये नोटिस देगी कि 30 दिनों के भीतर वो बताए कि उस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग क्या है, एसेट्स क्या है, और वो प्रॉपर्टी का जो उसके संबंध में जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स है वो एविडेंस के साथ वो कोर्ट में बताए 30 दिनों के भीतर कि, और उस शो का नोटिस में ये भी बताया जाएगा कि अगर क्यों नहीं इस प्रॉपर्टी का जो है केंद्र सरकार फोरफीचर या अटैचमेंट कर दे। तो यानी कि अगर जिस व्यक्ति को ये नोटिस सर्व हुई है उसको 30 दिनों के भीतर कोर्ट में आना होगा और ये बताना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम में शामिल नहीं हुई है। इसका सबसेक्शन 2 अगर देखें, वेयर अ नोटिस अंडर सबसेक्शन टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग होल्ड और बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी जो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी है या वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति के बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है, वो नोटिस की कॉपी जो है वो दोनों को सर्व की जाएगी। यानी कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी अपने का ओनर हूं तो नोटिस मुझे सर्व की जाएगी कोर्ट के द्वारा, और अगर ओनरशिप अगर मैंने अपने प्रॉपर्टी को किसी को किराए पर दे रखा है तो नोटिस मेरे को भी सर्व होगी, और उस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी वर्तमान में होल्ड कर रहा है उस व्यक्ति को भी कोर्ट जो है वो नोटिस सर्व कराएगी, और दोनों व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी कि कोर्ट में आके वो बोले कि क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी की कुर्की कर दिया जाए या अटैचमेंट कर दिया जाए या फोरफीचर कर दिया जाए, ये बात आपको बतानी होगी जाके कोर्ट में। धारा 120 टॉक्स अबाउट द फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस, कुछ मामलों में प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जाना। द कोर्ट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन, धारा 119 में बता चुका हूं कि 30 दिनों के भीतर की नोटिस दी जाएगी। 30 दिनों के भीतर कोर्ट में व्यक्ति को बताना होगा कि क्यों उसकी प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुई है। अगर वो प्रॉपर एविडेंस जो है नहीं देगा कोर्ट में तो उसकी प्रॉपर्टी का फोरफीचर या कुर्की कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। धारा 120 में बताई गई है कि कोर्ट में आफ्टर कंसिडरिंग एक्सप्लेनेशन, अगर जो 30 दिनों का नोटिस दी गई है उस पर जो कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर ये व्यक्ति कोर्ट में आकर बताता है, इफ एनी टू द सो कॉल्ड नोटिस, जो सो कॉल्ड नोटिस में कहा गया उसका एक्सप्लेनेशन अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों के भीतर कोर्ट को बता रहा है, इशू अंडर सेक्शन 119 द मटेरियल अवेलेबल बिफोर इट एंड आफ्टर गिविंग टू द पर्सन अफेक्टेड वेयर affected person hold any property through any other person, then the other person also a reasonable opportunity of being heard by order or record a finding where all or any property in relation are proceed of crime। यानी 120 में उसके बाद की प्रक्रिया बताई गई है, और उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 119 के अंतर्गत अगर शो कॉज नोटिस दी जाती है कि क्यों ना उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, और उसके लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है, अर्थात रिजनेबल अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को मिली है 30 दिनों की कि वो जवाब अपना तैयार करके कोर्ट में वो पूरी एविडेंस के साथ उसका जवाब दे कि उस प्रॉपर्टी का कोई पूरा या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम में अगर नोटिस दी जाती है और नोटिस का जवाब से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी का जो है वो फीचर करने का आदेश दे सकता है। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है इफ द पर्सन अफेक्टेड डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उस कोर्ट के ऑर्डर से अफेक्टेड है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो
उस व्यक्ति के बिहाफ पर उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए हैं और उसको भी नोटिस सर्व की गई है, और उसने भी जो नोटिस के जवाब में कोई या तो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ या फिर अपीयर हुआ तो प्रॉपर उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया है, तो ऐसी स्थिति में डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट और रिप्रेजेंट हिज केस, यानी जिस व्यक्ति को नोटिस दी गई है वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है, या उसके बिहाफ पर अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड की है वो भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है, और ना ही उसने अपने केस को रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज स्पेसिफाइड तक कुछ होगा 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के समय की बीतने के पश्चात द कोर्ट में प्रोसीड द रिकॉर्ड ऑन फाइंडिंग अंडर सब सेक्शन। कोर्ट जो है वो रीजन जो है रिकॉर्ड करने के पश्चात कि कोई भी व्यक्ति इस नोटिस देने के 30 दिनों के भीतर जो है कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ है, ना ही अपने केस को प्रोसीड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है कोई भी एक्स पार्टी डिक्री जो है उस प्रॉपर्टी के संबंध में पारित कर सकती है। Where the court is satisfied that some of the properties referred in the so-called notice are proceed of crimes। जब कोर्ट को यह लगता है कि 30 दिनों के भीतर नोटिस देने के पश्चात जो जवाब आया है उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है और कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी का फोरफीचर या अटैचमेंट कराया जाना है, तो ऐसी स्थिति में बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टी, लेकिन जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराया जाना है वो प्रॉपर्टी ठीक से स्पेसिफाइड नहीं हो रही है, यानी किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराया जाना है वो कोर्ट को उस पर कोई डाउट है, तो ऐसी स्थिति में टू द बेस्ट ऑफ इट जजमेंट आर प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड रिकॉर्ड ए फाइंडिंग अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 1। दोस्तों यह दूसरे को ध्यान से सुनिएगा, यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई प्रॉपर्टी जिसके लिए नोटिस में रेफर किया गया है और या कि उसका इस्तेमाल जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम में हुआ है, प्रोसीड ऑफ क्राइम वो है जो डिफिनेशन 111 में बताई गई है, लेकिन कोर्ट उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में कोर्ट खुद के विल पर यानी खुद के द्वारा आगे बढ़कर जो भी इसके सामने फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए यह निर्णय लेगा कि उस प्रॉपर्टी को फोरफीचर कराना है या नहीं कराना है। यदि फोरफीचर का आदेश दे रहा है तो ऐसा आदेश वो क्यों दे रहा है इस संबंध में जो है उसका रीजन रिकॉर्ड करना होगा। सेक्शन 120 का सब क्लॉज 3 कर रहा है वेयर द कोर्ट रिकॉर्ड अ फाइंडिंग अंडर सेक्शन टू द इफेक्ट दैट एनी प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड फॉरफीचर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस। यानी कि अगर उपरोक्त क्लॉज 1 यानी उपरोक्त क्लॉज 1 और उपरोक्त क्लॉज 2 के रहते हुए अगर किसी प्रॉपर्टी का फोरफीचर किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों में फोरफीचर उस प्रॉपर्टी का कर रहा है तो उसका पोजीशन और उसके संबंध में सारी चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पोजीशन में दे दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का एज ए केयर टेकर जो है उसका संरक्षण करेगा। यानी कि प्रॉपर्टी सीज करने के बाद सेक्शन 3 बताता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी जाएगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे उस प्रॉपर्टी के संबंध में, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी सौंपी जाएगी तो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर कोई भी देव वगैरह जो है वो नहीं लगाई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को पूरी इंश्योर करेगा। सबसे 4 में बताया गया है वेयर एनी शेयर इन ए कंपनी स्टैंड फॉरफीचर, यानी कि यहाँ पर बात संपत्ति की हो रही है, चल संपत्ति की बात हो रही है, यहाँ कंपनी के शेयर की बात हो रही है। वेयर एनी शेयर इन ए कंपनी स्टैंड फॉरफीटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट under this section then the company shall notwithstanding anything contained in Company Act 2013 forthwith register the central government as the transferee of such share। यानी कि ऊपर बात अचल संपत्ति की गई है और नीचे बात जो है कोई किसी शेयर कंपनी के शेयर की बात की गई है कि जहां भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कंपनी का शेयर के रूप में है या कंपनी का, और ऐसी स्थिति में कंपनी का फोरफीचर किया जा रहा है तो कंपनी की प्रॉपर्टी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जा सकता है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत। ये सारा यानी कि प्रॉपर्टी को
कैसे फोरफीचर किया जाए, 30 दोनों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में प्रॉपर उसको जवाब देने का उचित नोटिस में जो है व्यक्ति को आकर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिटेड करे, यानी कि उस व्यक्ति को ये डिफेंस लेना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम में शामिल नहीं है। अगर वो प्रॉपर साक्ष्य नहीं दे पाता है तो कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीचर या अटैचमेंट कर सकती है, और अटैचमेंट करने के बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है उस सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट जो है वो दे देगी। अब आइए धारा 121 में बात करते हैं फाइन इन लिeu ऑफ फोरफीचर। जब्त करने से अच्छा है कि कोर्ट फाइन लगा दे, तो ऐसी स्थिति में धारा 121 में बताया गया फाइन फोरफीचर के स्थान पर फाइन लेना। वेयर द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन, यानी कोर्ट जहां पर कोर्ट कोई डिक्लेरेशन करती है दैट एनी प्रॉपर्टी स्टैंड फोरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फोरफिट की जा रही है अंडर सेक्शन 120, and it is a case where the sources of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court, it shall make an order giving an opportunity to the person affected to pay in lieu of the forfeiture of fine equal to the market value of such property। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, सुनिएगा। जब कोई कोर्ट ये डिक्लेयर कर रहा है कि कोई प्रॉपर्टी सेक्शन 120 के अंतर्गत फोरफिटेड डिक्लेयर कर उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, लेकिन कोर्ट को यह नहीं पता है या इसमें डाउट है कि पूरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या उसका कुछ भाग का इस्तेमाल प्रोसीड ऑफ क्राइम में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके किसी पार्ट का या जो ऐसे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है, उसे एफेक्टेड पर्सन को कोर्ट ये कह सकती है कि आप उस प्रॉपर्टी की जगह जो है, यानी फोरफीचर की जगह जो है फाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी यदि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को फोरफिट नहीं किया जाए, अटैचमेंट नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है आप कोर्ट फोरफीचर की जगह पर है उतने ही मार्केट वैल्यू का जो है फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर दीजिए। अगर वो जमा कर देता है तो कोर्ट फिर उसकी प्रॉपर्टी का फोरफीचर नहीं करेगी। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग ए फाइन, जब भी कोर्ट इस धारा के अंतर्गत धारा 1 के अंतर्गत कोई फाइन इम्पोज कर रही है, द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिगर, जब भी फाइन इम्पोज करेगी तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जो इससे अफेक्टेड है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगी, ताकि उसके सुनने के बाद ही उस पर फाइन इम्पोज करेगी। तीसरा बात बताई गई वेयर द पर्सन अफेक्टेड पे द फाइन ड्यू अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि धारा 121 में कहा गया है कि आप अटैचमेंट अगर किया गया है, अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है कि नहीं है इसमें डाउट है, तो चाहे तो आप फाइन मार्केट वैल्यू के अनुसार पे कर देंगे तो प्रॉपर्टी का फोरफीचर या अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा आदेश जो है अगर उस आदेश देने के पश्चात, फाइन का आदेश देने के पश्चात उस व्यक्ति ने फाइन जमा कर दिया है सेक्शन 8 के अंतर्गत, विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड इन दिस बिहाफ, जो कि टाइम कोर्ट ने दिया है फाइन जमा करने का, उस टाइम के भीतर अगर उस व्यक्ति ने फाइन कोर्ट में जमा कर दिया है, देन द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिवोक द, तो ऐसी स्थिति में धारा 120 के अंतर्गत जो फोरफीचर का आदेश कोर्ट ने दिया है उस आदेश को कोर्ट वापस ले लेगी और सच प्रॉपर्टी को जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ये बात धारा 121 के अंतर्गत, यानी कि कोर्ट फोरफीचर करने के बजाय जो है वो फाइन अगर वो जमा कर देता है तो व्यक्ति जो है वो फोरफीचर से बच जाएगा। ये बात धारा 121 में बताई गई। अब धारा 122 में देखिए छोटे छोटे 2-3 धाराएं हैं। धारा 122 सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वाइड, कुछ ट्रांसफर का नल एंड वाइड ऑटोमेटिकली कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कहा गया है वेयर आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द 117 और द इशू ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 19, यानी धारा 117 में जो सीजर और अटैचमेंट की नोटिस देने के पश्चात और धारा 119 में नोटिस फॉर फोरफीचर और प्रॉपर्टी देने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति जो है एनी प्रॉपर्टी रेफर इन सेट ऑर्डर, जो नोटिस या ऑर्डर में जो भी प्रॉपर्टी का वर्णन किया गया है उस प्रॉपर्टी और नोटिस इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन मेड व्हाटसएवर सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी नल एंड वाइड। ध्यान, इसमें बहुत ही आसान सा सेक्शन है दोस्तों, इसको ध्यान सुनिएगा कि अगर धारा 119 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने या फोरफीचर करने का आदेश दिया है या फिर उस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टडी में सौंप दिया है और उसके बाद
ये ऑटोमेटिकली है कि उसके बाद उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी ट्रांजेक्शन ओनर के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी फोरफीटर या अटैचमेंट करने का नोटिस या ऑर्डर कोर्ट दे चुका है। तो कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई संव्यवहार किया जाता है ओनर के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो सारे संव्यवहार, सारे ट्रांजेक्शन जो है नन होंगे। ऐसी यही बात धारा 100, जाहिर सी बात है जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई आदेश पहले से दे रखा है, तो उस पर कोई भी आप कार्रवाई जो है कोई अगर करते हैं तो सारा कार्रवाई जो है नन घोषित होगी। अब इस धारा 123 में बताया गया प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो बात ऊपर बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई विदेश में जाके छिप गया, या विदेश में कोई विदेशी भारत में आके छिपा हुआ है, उसने कोई क्राइम किया है, या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसके संबंध में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने आपस में LOR यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई है, तो वही लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। एवरी लेटर ऑफ request, summon or warrant received by the central government from, and every letter of request, summon or warrant to be transmitted to a contracting state within this chapter shall be transmitted to the contracting state, or as the case may be, sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specified in this behalf. बहुत ही we have already discussed all the detail in earlier section. यहाँ पर एक बात की गई है, जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा, और एक दूसरे के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के एक दूसरे के अपराधी को म्यूचुअल रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत आपस में भेजा जा सकता है और लाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है में कौन कौन सी कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि सब बताई जाएगी। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है आपस इसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो नोटिफिकेशन करके इस बारे में ये प्रावधान कर सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में और किन किन शर्तों के अधीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आपस में LOR के तहत जो है अपराधियों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये बात स्पष्ट तौर पर धारा 123 में बताई गई। धारा 124 बहुत ही आसान सा सेक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन कर डायरेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, ये घोषणा कर सकती है कि इस पूरे चैप्टर में चैप्टर 8 के अंतर्गत सेक्शन 111 से लेकर 124 तक की सारी कार्रवाई जो है जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हैज बीन मेड शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, वो सारे जो चीजें इस अध्याय के अंतर्गत होगी वो उसके संबंध में सारी कंडीशन, अपवाद और क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन द स्टेट गवर्नमेंट, उस नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी क्वालिफिकेशन या फिर कंडीशन या उसका एक्सेप्शन इत्यादि जो नोटिफाई करेगी उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर जो है वो होगा। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था सेक्शन 111 से लेकर 124 तक का, ये है कि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर जाके छिप जाता है और उसके सामने और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट थिंग्स या कोई और प्रोडक्शन ऑफ चीज़ें रखी हुई है जिसको कि कोर्ट, भारतीय कोर्ट को चाहिए, या फिर कोई विदेशी कोर्ट का कोई विदेशी नागरिक भारत अपराध करने के बाद भारत में आ जाता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट चीज़ है और विदेश की कोर्ट जो है उस व्यक्ति को अपने यहाँ लाकर ट्रायल करना चाहती है, तो दोनों में रेसिप्रोकल जो मैनेजमेंट जो रेसिप्रोकल जो एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि दूसरों के अपराधी को लाकर उसका ट्रायल चला सके। इसी संबंध में धारा जो है 111 से लेकर 24 तक के प्रावधान बताया गया और हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में एक शब्दों का हम लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन करके इस सेक्शन में पूरे चैप्टर में देखा है। आई होप ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस provision under this chapter. Thank you very much.